हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फिलोसफी विद श्रेष्ठा मुखर्जी। तो आज हम एक अलग चीज़ डिस्कस करेंगे। वो है, मैंने जैसे कि बताया था कि क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो वो सारे टॉपिक्स कवर करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट हम ये चीज़ कर सकते हैं, रिसेंटली कुछ जो क्वेश्चंस पेपर है, कुछ जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं, तो वो वाला जो एरिया है और उसके आसपास वाला जो टॉपिक्स हैं, कनेक्टेड टॉपिक्स, तो हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, ये मैंने बोला था। तो मैंने जैसे कि बोला था कि जो दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट के दिसंबर 2025 का जो एग्ज़ामिनेशन में जो सवाल आया था, तो वो सवाल हम कोशिश करेंगे पेपर 2 की, मतलब फ़िलोज़फ़ी के जो सवाल आए हैं, तो हम कोशिश करेंगे वो सारे सवाल जो है सॉल्व करने की। देखो आप, ये पेपर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 में सबको पता है 51 से स्टार्ट हो रहा है हमारा फ़िलोज़फ़ी का क्वेश्चन। ओके, तो इस बार देखा गया है और लास्ट बार भी था, जून दिसंबर का जो एग्ज़ाम है, दोनों में ही हमने देखा कि इस कुछ सारे जो एग्ज़ाम्स है, इनमें ना बहुत से ज़्यादा असर्शन रीज़न आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टॉपिक से आ रहा है, हर यूनिट से ही असर्शन रीज़न आ रहा है। मतलब नॉर्मल जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तब क्या होता है, वहाँ पे हम आंसर दे देते, पर असर्शन रीज़न में क्या होता है कि जो असर्शन है उसके साथ रीज़निंग बैठ रहा है या नहीं, मतलब जो रीज़न दिया जा रहा है वो रीज़न असर्शन के साथ कनेक्टेड हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन वो बहुत मैटर करता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें पता है शायद पूरा टॉपिक, स्टिल हमारा गलत हो जाता है क्योंकि हम इनका जो कनेक्शन है वो सही से नहीं दिखा पाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये मैंने शायद ऑलरेडी दे रखा है ग्रुप में। लेट मी जस्ट चेक वंस। ओके, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर दूँगी अगर ग्रुप में अपलोडेड नहीं है, और अगर है तो फिर भी मैं एक बार रिपोस्ट कर दूँगी, या फिर जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ उस क्वेश्चन को मैं PDF करके भेज दूँगी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा असर्शन रीज़न का है। कहाँ से है? ये है, देखो, शांखो। ठीक है, शांखो फिलोसफी का है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, असर्शन एंड रीज़न। ओके, सो बॉन्डेज इन शांखो entails 3 kinds of suffering: adhyattika, adibhautika, adidaivika. This is the assertion, and the reason is purusha is free and pure consciousness. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बॉन्डेज जो है, शांखो फिलोसफी में बॉन्डेज क्या है, वो एंटेल्स करते हैं 3 काइंड ऑफ सफरिंग को: आध्यात्मिक, आदिभौतिक एंड आदि दैविक जो सफ़रिंग है। ये जो 3 टाइप्स ऑफ सफ़रिंग है ना, ये कंसेप्ट सिर्फ हमारा शांखों में ही नहीं है, इसके अलावा भी हमारा सारे जो इंडियन फिलोसफी है, ये जो सफ़रिंग या फिर पेन का कंसेप्ट है ना, तो ये कंसेप्ट सिर्फ शांखो फिलोसफी में नहीं है। शांखो के अलावा भी जितने इंडियन थॉट्स है, जितने इंडियन फिलोसफी है, हर फिलोसफी में ही 3 काइंड ऑफ सफ़रिंग के बारे में बात किया गया है। क्या क्या है, पहले हम वो जान लेते। 3 काइंड्स ऑफ सफ़रिंग के बारे में बात किया जा रहा है। क्या क्या है? 1 इज़ आध्यात्मिक, 2nd इज़ आदि भौतिक, 3rd वन इज़ आदि दैविक। ओके, इन 3 टाइप के पेन्स के बारे में या फिर सफ़रिंग के बारे में बताया जा रहा है। तो आध्यात्मिक जो है वो सफ़रिंग या फिर आध्यात्मिक जो पेन है वो क्या है? तो ये जो आध्यात्मिक पेन है ना, आध्यात्मिक आपको समझ में आ रहा है, ये इटर्नल है। ठीक है, आध्यात्मिक जो है वो इटर्नल है, आदि भौतिक जो है वो एक्सटर्नल पेन है, एंड आदि दैविक है जो सुपर नेचुरल या फिर जो सुपर पावर से जो पेन्स आते हैं। ठीक है, तो हमारे लाइफ में क्या है
कि जितने भी सफ़रिंग है ना, ये सारी सफ़रिंग किसी ना किसी रीज़न से आ रहा है। तो आध्यात्मिक जो है वो हमारा इंटरनल कॉज से आ रहा है। इंटरनल जितने भी कॉज है वो सारे कॉज से जो सफ़रिंग आ रहे हैं, दोज ऑल आर कंसीडर एज आध्यात्मिक पेन और आध्यात्मिक दुख हो। ये जो हमारा एक बुक है ना, अ क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलोसफी, चंद्रधार शर्मा, उस बुक के स्टार्टिंग में जब एकदम स्टार्ट हो रहा है व्हाट इज़ फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, वहाँ पे ही ये कंसेप्ट है, जितना मुझे याद आ रहा है वहाँ पे है। एंड आई थिंक जो हमारा एस चैटर्जी है वहाँ पे भी है, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में कि हमारा वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड पे क्या क्या चीज़ें हैं, तभी बताया जा रहा है कि ये दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग ना। तो ये जो फुल ऑफ सफरिंग है, तो ये सफरिंग कहाँ कहाँ से आते हैं। तो पहला तो बात बोला जा रहा है आध्यात्मिक, मतलब इंटरनल तरीके से जो सफरिंग होते। इंटरनल मतलब मिजरीज दोज आर कॉज्ड बाय द बॉडी और बाय आवर माइंड। जैसे कि मान लो कि इंटरनल बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, ठीक है, तो वो भी एक सफरिंग है, ठीक है। तो वो चीज़, या फिर मान लो कि आप बहुत ही डिस्टर्ब फील कर रहे हो पर आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, या फिर आपको कुछ अजीब बेचैनी सा फील हो रहा है पर आप किसी को बता नहीं पा रहे हो। तो ये जो इंटरनल पेन है या फिर सफ़रिंग है, ये बॉडी के साथ भी और माइंड के साथ भी होता है, ठीक है, दोनों के साथ ही, दोनों ही इंटरनल है। ओके, तो लाइक डिजीज़, मेंटल डिजीज़, दोज ऑल आर कंसिडर्ड एज आध्यात्मिक सफरिंग। ओके, नाउ आदि भौतिक, व्हाट इज आदि भौतिक? आदि भौतिक मीन्स दोज ऑल आर एक्सटर्नल मटेरियल, बाहर के जो मटेरियल है वहाँ से, या फिर बाहर का जो मैटर है, एक्सटर्नली बस लिख देती हूँ, बाहर का जो मैटर है वहाँ से जो सारी सफरिंग आ रहे, लाइक मान लो कि कुछ भी मतलब चीज़ है, ठीक है, मतलब मान लो कि हमारा कोई भी एक प्रॉब्लम, कोई भी एक सफ़रिंग बाहर से आ रहा है। मान लो कि आप रास्ते से जा रहे थे, अचानक से आके आपको किसी गाय ने या फिर किसी जो है हॉर्स ने या फिर कोई कुत्ता आके मान लो आपको काट देता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, दिस ऑल आर एक्सटर्नल पेन, राइट। ये आपने प्लान नहीं किया था। या फिर जो बॉडी वाला होता है वो मान लो कि आपने बहुत आइसक्रीम खा लिया तो आपका गला में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वो आप कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हो उस चीज़ के लिए। पर आदि भौतिक में क्या होता है कि बाहर का, हमें पता है हमारा पंचभूत है, राइट, खिति आप तेज मरुद वम, राइट, 5 एलिमेंट्स ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड। तो वो जो आदि भौतिक, वो जो एक्सटर्नली जो सारे हमारे मिजरीज या फिर पेन्स या फिर जितने भी सारे प्रॉब्लम सफरिंग बाहर से आ रहे, दोज ऑल आर कंसिडर एज आदि भौतिक, ठीक है। एंड लास्ट वन इज आदि दैविक। आदि दैविक इज सुपर नेचुरल और डिवाइन। लोग ये सोचोगे कि भगवान कौन सा हमारा सफरिंग करते हैं, भगवान ही ज़्यादा से ज़्यादा सफरिंग या फिर पेन हमारे लाइफ में लाते हैं, राइट। तो मान लो कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि कर्मा अगर है तो सबको सबका हिसाब मिलेगा। तो कौन कर्मा का हिसाब कर रहा है, कौन ये सब चीज़ें कर रहा है? जैसे नहीं बोलते कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही कर्म भरोगे। तो ये सब डिसाइड कौन कर रहा है? कोई तो ज़रूर बैठा है। हम तो पेन पेपर लेके नहीं बैठा है कि अच्छा इसने ये बोला तो इसको ऐसा होगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है। हम नहीं बैठे क्योंकि हम भूल जाते, हम तो इंसान है ना, मामूली इंसान है, बस फाइनाइट बीइंग है। आप लोग को याद होगा विवेकानंद में मैं बता रही थी, वी ऑल आर फाइनाइट बीइंग, नॉट इनफाइनाइट। ओके, अच्छा, तो आदि दैविक में क्या होता है कि जो चीज़ें भगवान द्वारा, जो प्रॉब्लम्स, जो पेन, जो मिजरीज भगवान द्वारा किया जाता है, लाइक इस पे क्या एग्जांपल हो सकता है? मान लो अर्थक्वेक, ठीक है, या फिर मान लो कोरोना हुआ था, कोई महामारी हुआ था, या फिर कहीं पे कुछ क्या बोलते हैं, सुनामी हो रहा है, ठीक है, प्लेन क्रैश हो रहा है, कहीं पे मास
लोगों की मौत हो रही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो भगवान द्वारा दिए जाए पेन है। तो ये तीनों सफ़रिंग या फिर पेन या फिर मिस्ट्रीज़ के बारे में इंडियन थॉट्स में बताया गया है। ये वाला जो पोर्शन है ना, जिस भी बुक में होगा मैं वो वाला पोर्शन फ़ोटो खींच के ग्रुप में दे दूँगी, ठीक है। ओके, असर्शन दिया हुआ है, उसका रीज़निंग नहीं है ये, बस मैंने ये जो 3 काइंड ऑफ सफ़रिंग लिखा हुआ है ना, इसका मैंने बस एक्सप्लेनेशन दिया कि सफ़रिंग कौन से होते हैं। ये जो 3 टाइप्स दिया है इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। अब क्या बताया जा रहा है कि बॉन्डेज इन शंखा एंटर्स दिस 3 काइंड ऑफ सफ़रिंग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सेकेंड क्या बोला जा रहा है, सेकेंड बोला जा रहा है पुरुषो इज़ फ्री एंड प्योर कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉन्डेज जो है शंखा फिलोसफी में ये जो 3 काइंड ऑफ सफ़रिंग है, सफ़रिंग के वजह से ही तो, मतलब क्यों सफ़रिंग हो रही है हमें पता है, बॉन्डेज की वजह से ही हमें सफ़रिंग होते हैं, राइट। क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन है, हमें चीज़ें चाहिए, बॉन्डेज फील हो रहा है, एक अटैचमेंट है, तभी सफ़रिंग हो रहा है, राइट। दिस ऑल इज़ करेक्ट। नाउ पुरुष इज़ फ्री एंड प्योर कॉन्शियसनेस, ये भी बहुत सही है। पुरुष जो होता है, पुरुष यहाँ पे शांखो फिलोसफी में 2 चीज़ों के बारे में बात की जाती है। पहले मैं बता दूँ कि शांखो जो फिलोसफी है, शांखो फिलोसफी कौन सा स्कूल है, आप लोगों को पता होगा, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, पर क्योंकि मैंने इंडियन फिलोसफी का अभी तक एक भी क्लास नहीं लिया है, सो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एज आई ऑलवेज से। तो शांखो जो फिलोसफी है ये हमारा ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, राइट। तो हमारा जो फिलोसफी का इंडियन स्कूल है उसका डिवीज़न ऐसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट लाइक हु बिलीव्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और हु डिड नॉट बिलीव ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा नहीं होता है। किस बिहाफ पे होता है कि हु बिलीव्ड इन द ऑथोरिटी ऑफ वेदा एंड हु डिड नॉट बिलीव ऑन द ऑथोरिटी ऑफ वेदास, ठीक है। वेद जो है हमारा मेन टेक्स्ट, उसकी ऑथोरिटी में जो लोग बिलीव करते हैं दोज आर कंसिडर एज ऑर्थोडॉक्स स्कूल, एंड जो बिलीव नहीं करते हैं दोज आर कंसिडर एज हेट्रोडॉक्स स्कूल, ओके। सो जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है एंड जो हेट्रोडॉक्स स्कूल है, हेट्रोडॉक्स स्कूल मतलब नास्तिका स्कूल एंड ऑर्थोडॉक्स मीन्स आस्तिका स्कूल। तो आस्तिका स्कूल में 6 स्कूल है एंड नास्तिका जो स्कूल है मीन्स हेट्रोडॉक्स स्कूल, उसमें 3 स्कूल है, चारवाक, बौद्ध एंड जैनिज्म, ओके। एंड ये जो हमारा ऑर्थोडॉक्स या फिर आस्तिक स्कूल है उसमें 6 कौन सा स्कूल है, न्याय, वैशेषिक, शांखो, योग, मीमांसा एंड वेदांतो, ओके। सो इसमें फिर हमें समझ में आ रहा है कि हमारा जो शांख स्कूल है, ठीक है, तो ये स्कूल हमारा कैसा स्कूल है, ये हमारा एक ऐसा स्कूल है जो हमारा ऑर्थोडॉक्स या फिर आस्तिक स्कूल है। शांख फिलोसफी है, इसका फाउंडर कौन है एंड इस पे क्या बोला जाता है। तो शांखो फिलोसफी इज़ अ आस्तिक स्कूल बट इट इज़ एक्चुअली कंसिडर एज निरीश्वर शांखो। एवरीबडी नोस आई थिंक वाई निरीश्वर शांखो, ये हम पढ़ेंगे बाद में, ओके। सो शांखो फिलोसफी का फाउंडर कौन है, हमें पता होना चाहिए सबको ये चीज़, दैट इज़ कपिल मुनि, ओके। सो फाउंडर इज सैज कपिल और कपिला मुनि, ओके। अच्छा, तो ये जो फिलोसफी है शांखा फिलोसफी, इस फिलोसफी का जो स्कूल है इसका मेन टेक्स्ट कौन सा है, हर स्कूल का फाउंडर कौन है, उसका मेन टेक्स्ट कौन है, मेन टेक्स्ट क्या है। फिलोसफी स्कूल का फाउंडर कौन है, उसका जो स्कूल है उसका मेन टेक्स्ट किसने लिखा है और क्या नाम है, एंड उसका ट्रांसलेटर या फिर उसका टेक्स्ट में जो ईजियर वे में किसने ट्रांसलेट किया है, ये सब पता होनी चाहिए। एंड जो भी स्कूल है उसने कितना प्रमाण एक्सेप्ट किया है, ये एक बेसिक चीज़ है, यहाँ से हमेशा कोई ना कोई सवाल आ ही जाता है। तो ये चीज़ किसी को
मतलब भूल जाओगे आप, ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज़ हमेशा याद रखनी होगी, हमेशा। दिस इज़ वेरी बेसिक। अगर आपको ये नहीं आएगा ना, मान लो इंटरव्यू में जाके पूछ लिया कि शांखन जो स्कूल है वहाँ पे कितने प्रमाण एक्सेप्ट किया गया है, अब गलती से आपने बता दिया कुछ उल्टा सीधा, ठीक है, तो फिर ना इमेज बहुत ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ये हम बचपन से, जब से फ़िलोसफ़ी स्टार्ट किया है तब से हमने सारे फाउंडर, कितने प्रमाण एक्सेप्ट किए गए हैं, क्या क्या टेक्स्ट है, सब पर क्या है, ठीक है। हो सकता है हम भूल जा सकते हैं, तो इसीलिए हमेशा ये चीज़, जब भी आप कोई भी फ़िलोसफ़ी स्टार्ट करोगे उसका मेन टेक्स्ट याद होना चाहिए। वेस्टर्न में भी किसने क्या क्या बुक लिखा है, कौन से ईयर में लिखा है, आजकल ना ईयर के बेसिस पे क्रोनोलॉजी वाइज आता है, ठीक है। ओके, सो फाउंडर तो कपिल मुनि है एंड इसका मेन टेक्स्ट क्या है? मेन टेक्स्ट है शांखोकारिका, विच इज़ रिटन बाय ईश्वर कृष्ण। which is written by ईश्वर कृष्ण। ओके, एंड इसका जो ट्रांसलेटर है दैट वाज वाचस्पति मिश्र। ओके, अच्छा, तो इससे ज़्यादा मैं और ज़्यादा डिटेल्स में अभी नहीं जाऊँगी, कराऊँगी, शांको फिलोसॉफी भी कराऊँगी। तो ईश्वर कृष्ण है इसका मेन टेक्स्ट का जो ऑथर है, शांखोकारिका का ऑथर है ईश्वर कृष्ण। एंड यहाँ पे दे एक्सेप्ट 3 प्रमाणस। कितने कितने? परसेप्शन, इन्फरेंस एंड टेस्टिमोनी। मीन्स प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द। ओके ओके, तो देखो क्या बोला जा रहा है, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। शांखो फिलोसॉफी का फाउंडर है कपिल मुनि, मेन टेक्स्ट बता दिया। तो हमारा 8 प्रमाण है, ठीक है, तो उसमें से हम इंडिया में 6 प्रमाण को मानते हैं, राइट। सो व्हाट इज़ प्रमाणा? मैंने बताया था प्रमा इज ए प्रमा इज अ ट्रू नॉलेज, ओके। एंड व्हाट इज प्रमाणा इज अ वे ऑफ नोइंग दैट ट्रू नॉलेज। मान लो दिस इज अ पेन, ओके, दिस इज अ पेन, सो वी नो दैट दिस इज अ पेन। तो हम कैसे पता चल रहा है कि दिस इज अ पेन? मान लो कि हमारे टच करके भी पता चल सकता है, देख के पता चल सकता है, ठीक है। किसी से सुना हमने कि दिस इज़ पेन, ये भी हो सकता है। तो जो हम देख के बोल रहे हैं दिस इज़ अ पेन, इज़ द परसेप्शन। देख के किसी चीज़ को बताना वेदर इट इज़ वैलिड और इनवैलिड। तो ऐसे करके हमारा टोटल यहाँ पे यूजुअली जितने भी स्कूल है, जितना मैंने बोला ना टोटल 9 स्कूल, तो उसमें 6 प्रमाण की बात किया जा रहा है। परसेप्शन, इन्फरेंस, देन कंपैरिजन, देन टेस्टिमोनी, देन अर्थापत्ति एंड अनुपलब्धि। ओके, तो ये जो 6 है, ये 6 स्कूल के बारे में बात किया जा रहा है। क्योंकि मैं ये बता रही हूँ तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ये चीज़ कि किसने, कौन से स्कूल ने क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट की है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कर देती हूँ। हेटेरोडॉक्स जो स्कूल है उसमें हमारा आता है चारबाग स्कूल। चारबाग ने बस एक ही प्रमाण एक्सेप्ट किया है, 1 प्रमाण, दैट इज़ व्हाट? परसेप्शन। ओके, नेक्स्ट इज बुद्धिज़्म। दिस स्कूल इज़ ऑल्सो कंसिडर एज अ हेटेरोडॉक्स स्कूल। एंड जो बुद्धिज़्म स्कूल है या फिर बौद्ध स्कूल है, यहाँ पे 2 प्रमाण एक्सेप्ट किए गए हैं। प्रमाणास क्या क्या है? परसेप्शन एंड इन्फरेंस। ये आपको याद होने पड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकते हम। अगर आपको नॉर्मली याद नहीं आ रहा है तो आपको बार बार ये चीज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। बुद्धिज़्म। नेक्स्ट है हमारा जैनिज़्म में 3 प्रमाण एक्सेप्ट किए गए हैं। क्या क्या? परसेप्शन,
inference and testimony. ओके, ठीक है, टेस्टिमोनी, दिस ऑल आर हेटेरो स्कूल. एंड हमारा जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है मीन्स न्याय. जो हमारा ऑर्थोडॉक्स स्कूल है उसमें पहला आता है न्याय स्कूल. न्याय में 4 प्रमाणास एक्सेप्ट किए गए हैं. ओके, परसेप्शन, रुको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, हाँ, ताकि पूरा पेज दिखे. हाँ, परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमोनी. ओके, वैशेषिक. वैशेषिक स्कूल का, नए वैशेषिक जो स्कूल है, दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. वैशेषिक स्कूल में 2 प्रमाण एक्सेप्ट किए गए हैं, परसेप्शन एंड ऑब्वियसली इन्फरेंस. शांखों का हमने बताया, शांखों का यहाँ पे लिख देती हूँ तो फिर याद करने में एक साथ आप लोगों को आसानी होगी. परसेप्शन, इन्फरेंस एंड टेस्टिमोनी. योग जो फिलोसफी है, योगा फिलोसफी, इसमें भी 3 प्रमाणास ही एक्सेप्ट किए गए हैं. पर ये जो टेस्टिमोनी या फिर शब्द है ना, इसको योग फिलोसफी में आगम बोला जाता है. ठीक है, योग फिलोसफी शांखों में हो गया ना, सॉरी. नाउ इस मीमांसा फिलोसफी में 5 प्रमाणास एक्सेप्ट किए गए हैं. परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन, रुको यहाँ पे क्या हो रहा है, जूम हो जा रहा है. कंपैरिजन, देन टेस्टिमोनी, देन हमारा है अर्थापत्ति. ठीक है, ये है मीमांसा. देखो, परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन, टेस्टिमोनी, अर्थापत्ति, 5 प्रमाणास. दे एक्सेप्टेड 5 प्रमाणास ऑफ नॉलेज. ठीक है, एंड जो हमारा वेदांता है, द फिलोसफी में 6 प्रमाण एक्सेप्ट किए गए हैं. 2 सोलार, सारे ही सेम ही है मीमांसा की तरह, बस यहाँ पे नॉन परसेप्शन मीन्स अनुपलब्धि है. परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन, टेस्टिमोनी एंड अर्थापत्ति एंड अनुपलब्धि मीन्स नॉन परसेप्शन, मीन्स एब्सेंस, अनुपलब्धि. ओके, तो ये है सारे स्कूल के कितने कितने प्रमाण एक्सेप्ट किए गए हैं वो सारे लिस्ट. ठीक है, ये भी मैं ग्रुप में अपलोड कर दूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट. तो देखो, यही होता है प्रॉब्लम, बस यही है कि जो भी सवाल हम सॉल्व करने जाएंगे ना, तो वो सवाल पहले हमें पता होनी चाहिए कि बैकग्राउंड क्या है. तो एक सवाल हम डिस्कस कर रहे थे, उससे देखो कितने सारी चीज़ें आ गए. ठीक है,
इतने सारी चीज़ें ऑलरेडी आ गई। तो चलो अब सवाल पे जाते हैं। तो सवाल पे क्या बोला जा रहा था, ये अब क्या बोला जा रहा था कि इनका सही आंसर क्या होगा। वी हैव टू फाइंड आउट कि सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तब कैसे पता चलेगा? देखो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कुछ भी यहाँ पे गलत है ही नहीं। पुरुष जो है, हाँ, तो जिसलिए मैं बोल रही थी एक्चुअली, तो शांको फिलोसफी में दो थियोरी के बारे में बात किया जाता है। वन इज़ पुरुष एंड अनदर वन इज़ प्रकृति। ओके, पुरुष एंड प्रकृति, तो इन दोनों चीज़ों के बारे में बात किया जाता है। एंड हमारा जो पुरुष है, ठीक है, तो ये पुरुष या फिर जो सेल्फ या सोल है, ये हमारा हमेशा फ्री होता है। दिस इज़ द ओनली प्योर कॉन्शियसनेस एंड इट इज़ ऑल्सो पैसिव। ये चीज़ हमेशा मैचिंग द लिस्ट में भी आता है, यूजुअली भी आता है। पुरुष जो है, हमेशा याद रखना, पुरुष जो होता है, पुरुष सेल्फ या सोल जो भी बोला जा रहा है, शांको फिलोसफी के हिसाब से पुरुष जो होता है वो पैसिव होता है, ठीक है, एंड कॉन्शियस होता है एंड फ्री होता है। ओके, एंड जो प्रकृति का कंसेप्ट है, प्रकृति अकॉर्डिंग टू शांखा फिलोसफी इज एक्टिव, अनकॉन्शियस एंड द क्रिएटिव मैटर। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 100 सवाल शायद बन चुके हैं अब तक। हम सॉल्व करेंगे ना तो हमें दिखेगा कि यहाँ से बहुत सारे सवाल हो चुके हैं ऑलरेडी। तो पुरुषा क्या है? पुरुषा हमारा है पैसिव, फ्री, कॉन्शियसनेस, ठीक है। एंड प्रकृति क्या है? प्रकृति है एक्टिव, अनकॉन्शियस एंड क्रिएटिव, ठीक है। प्रकृति जो है हमारा, वो हमारा क्रिएटिव भी है। ओके, तो यहाँ पे देखो, फिर हमारा पुरुष तो पैसिव भी है, पुरुष हमारा कॉन्शियसनेस भी है एंड पुरुष फ्री भी है, ठीक है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, दोनों ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। पर अब हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट आपस में लिंक्ड है या नहीं, बस यही देखना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना, ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुरुष हमारा कॉन्शियसनेस है, प्योर कॉन्शियसनेस है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इन दोनों के बीच में क्या लिंक है? तो देखो शांको फिलोसफी में पुरुष क्या है? मैंने बोला कि ये फ्री है, प्योर कॉन्शियसनेस है। वाई? बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रकृति। प्रकृति से ये कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट है एंड विच इज़ द सोर्स ऑफ ऑल बॉन्डेज एंड सफरिंग। इसलिए यही चीज़ एक्चुअली सारी चीज़ का सोर्स है, सारे बॉन्डेज या फिर सारे सफरिंग की। एंड ये बॉन्डेज क्या है? बॉन्डेज शांको फिलोसफी में ये एक्चुअली पुरुष जो है, पुरुष का जो कंसेप्ट है उसके साथ बिल्कुल भी ये एक्चुअली रिलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। सो बॉन्डेज इन शांखो फिलोसफी डज नॉट एक्चुअली टच द पुरुषा, इंस्टेंट इट इज ओनली अ फेनोमेनल एक्सपीरियंस वेयर द ईगो, और अब व्हाट इज ईगो? ईगो इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति, ठीक है। तो ईगो जो होता है, हमें पढ़ेंगे हम महत, बुद्धि, ईगो, अहंग, तो वो जो चीज़ है ईगो एक प्रोडक्ट है प्रकृति का। सो ये जो चीज़ है, पुरुषों बॉन्डेज के साथ जो लिंक किया जा रहा है ना, बॉन्डेज का कंसेप्ट एंड पुरुषों का कंसेप्ट, इन दोनों का कंसेप्ट जो लिंक किया जा रहा है, तो एक्चुअली बॉन्डेज जो है शांको फिलोसफी में ये पुरुषों के साथ बिल्कुल भी अटैच या फिर कोई भी लिंक्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है, दिस इज़ अ फेनोमेनल एक्सपीरियंस वेयर द ईगो सफर्स अंडर द 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ पेन। यहाँ पे ईगो जो है, प्रकृति का जो ईगो, प्रकृति का जो प्रोडक्ट है ईगो, वो ये जो 3 तरीका है पेन का या सफरिंग के, उसके अंदर से गुजरता है। एंड पुरुष जो है वो फ्री है, वो तो बाउंड है ही नहीं, तो वो कैसे इससे गुजरेगा? तो ये दोनों स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है, पर इनका रीज़निंग करेक्ट नहीं है। तो फिर कौन सा आंसर होगा हमारा? देखो आंसर
ऑप्शन 1 में है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये नहीं होगा। सेकंड क्या है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा, आंसर होगा हमारा ये सेकंड वाला, ये वाला, सॉरी 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 सॉरी, ये वाला। रुको, इसको डिलीट करते हैं। इसको डिलीट कैसे करें, हाँ हो गया। तो हमारा कौन सा सही आंसर है, दिस वन इज़ द सही आंसर, सेकेंड वन। ओके, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ये क्वेश्चन था हमारा शंकु फिलोसफी से। ओके, नेक्स्ट इज ओके 52 का जो क्वेश्चन है वो भी है हमारा इंडियन फिलोसफी से अगेन। ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम वेदांतो। ये तो बहुत सही सवाल है, बहुत इजी सवाल है ये वाला, ये सबको पता होना चाहिए एकदम। ये तो गलत होनी ही नहीं चाहिए आई गेस किसी का भी, ये बहुत इजी है। रुको थोड़ा सा और ज़्यादा जूम करती हूँ तो अच्छे से दिखेगा। देखो क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है अकॉर्डिंग टू, अगेन असर्शन रीजन, अकॉर्डिंग टू आदि शंकर ब्रह्म अलोन इज एब्सोल्युटली रियल। दिस इज द असर्शन। रीजन क्या बोला जा रहा है, फॉर समथिंग टू बी एब्सोल्युटली रियल इट हैज़ टू बी नॉन सबलेटेबल एट ऑल 3 periods ऑफ टाइम। तो असर्शन में ये बोला जा रहा है कि ब्रह्मा जो है केवल अलोन ओनली, केवल ब्रह्मा ही एब्सोल्युटली रियल है। एंड रीज़न में बोला जा रहा है अगर कोई भी चीज़ एब्सोल्युटली रियल हो रहा है या फिर कोई भी चीज़ को हम बोलेंगे एब्सोल्युटली रियल को नॉन सबलेटेबल होना पड़ेगा। सबलेटेबल मतलब वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो मान लो इग्नोरेंस है, ठीक है, वो इग्नोरेंस है ऐसा नहीं हो सकता, इग्नोरेंस नहीं होगा, ठीक है, दैट इज़ कंसिडर एज नॉन सबलेटेबल। तो कोई भी चीज़ अगर एब्सोल्यूट रियल है तो उसको नॉन सबलेटेबल मतलब वो इग्नोरेंस नहीं हो सकता है एट ऑल 3 periods ऑफ टाइम। तो जो 3 periods ऑफ टाइम के बारे में बात किया गया है अद्वैत वेदांत में, तो वो तीनों जो पीरियड्स ऑफ टाइम हैं तो वो तीनों टाइम में कभी भी ये नॉन सबलेटेबल हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये तीन काल मतलब क्या, यूजुअली क्या होता है 3 periods ऑफ टाइम मतलब क्या, 3 periods ऑफ टाइम मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल एंड भविष्यत काल, राइट, ऑब्वियसली 3 periods ऑफ टाइम। तो ये जो पहला वाला सेंटेंस है ब्रह्मा अलोन इज एब्सोल्यूट रियल, ओके, तो ये वाला देखो ट्रू है, ऑब्वियसली दिस वन इज एब्सोल्यूटली ट्रू, क्योंकि हमें पता है एक कोड है, एक बहुत फेमस कोड है, क्या है, ब्रह्मा इज रियल एंड द वर्ल्ड इज अनरियल, ब्रह्मा इज द ओनली ट्रू एंड द वर्ल्ड इज फॉल्स और मिथ्या, राइट, ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या, ये वाला जो कोड है। तो दिस इज द मेन थिंग और मेन रियलिटी ऑफ वेदांत थ्योरी ऑफ ब्रह्मा, राइट, ओके। तो ये वाला तो करेक्ट है ऑब्वियसली, ये हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ ब्रह्म है जो हमने पढ़ रखा है शंकर के अद्वैत वेदांतों में, ओके। तो सेकंड जो रीज़न दिया जा रहा है ये रीज़न भी एब्सोल्युटली करेक्ट ही है। देखो ये जो रियलिटी है ना, रियलिटी मतलब क्या, रियलिटी मतलब क्या, सत्य, राइट, हमें पता है सच्चिदानंद एक कंसेप्ट है जो जिसे बोला जाता है सच्चिदानंद, ठीक है। तो उसमें 3 चीज़ आता है, इसमें 3 वर्ड आता है, ठीक है, 3 वर्ड आता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है वेदांत फिलोसफी। देखो जब मैं क्वेश्चन कराने जाऊंगी ना तो आपको दिखेगा कि सारा चीज़ ही इम्पॉर्टेंट है, कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ का, पर ठीक है। अच्छा, सच्चिदानंद
नंद, ठीक है। इस वर्ड में 3 चीज़ आता है, सत, ठीक है, चित, सत मतलब बीइंग या फिर एग्जिस्टेंस, सत्ता जिसको बोला जाता है, सत्या, ठीक है, सत, चित। चित क्या है? चित है हमारा कॉन्शियसनेस। आनंद, सत चित आनंद, आनंद क्या है? प्योर जो ब्लेसिंग है ना, प्योर ब्लेसिंग, वो मतलब एक प्योर ब्लेस, प्योर एक हैप्पीनेस फील होना, दिस इज कंसिडर एज आनंदो। तो सत चित एंड आनंदो, हमारा जो रियलिटी है वो एक्चुअली सत है, ठीक है। तो विच इज यू नो नेवर कॉन्ट्राडिक्टेड और सप्लेटेड बाय एनी अदर एक्सपीरियंस। तो रियलिटी जो है वो कभी भी सप्लेटेड नहीं हो रहा है, कभी भी वो किसी चीज़ से बंद नहीं रहा है, राइट। तो स्पेसिफिकली इट मस्ट रिमेन कंस्टेंट थ्रू द 3 पीरियड्स ऑफ टाइम। जो 3 पीरियड्स ऑफ टाइम की बात किया गया है, 3 पीरियड्स ऑफ टाइम पे ही जो हमारा रियलिटी है वो कंस्टेंट ही रह रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ब्रह्मा इज़ द ओनली एंटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज एंड अनसप्लेटेड अक्रॉस ऑल ऑफ द टाइम. It is the only absolute reality. So therefore, the reasoning is provided the logical formulation or foundation for the assertion in this question. Okay? तो यहाँ पे फिर क्या होगा, आंसर कौन सा हुआ? दोनों ही करेक्ट है, और यहाँ पे इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी करेक्ट है, यहाँ पे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सही बैठ रहा है। तो फिर हमारा कौन सा आंसर सही होगा? 1. बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छा, एक बात मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, तो देखो बहुत सारे टॉपिक आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन तो हर जगह से आता है। तो जब भी जो भी टॉपिक आ रहा है उसके आगे पीछे जो भी चीज़ें ज़रूरत है मैं वो चीज़ बता रही हूँ। हो सकता है कोई टॉपिक मिस हो सकता है। देखो, मैं पूरा फिलोसफी नहीं पढ़ा रही हूँ। मान लो कि वेदांत में ऐसे बहुत सारी बात है, मैं बस अभी पेपर सॉल्व करा रही हूँ एंड उसको डिटेल में समझा रही हूँ कि क्यों हुआ है ये चीज़, ठीक है। वही चीज़ हो रहा है। तो इसके चलते हमारे बहुत सारे यूनिट्स में बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, उसके आगे पीछे की टॉपिक्स मैं बताऊंगी, पर ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को जो भी टॉपिक मैं बता रही हूँ उस टॉपिक पे अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है, या फिर मान लो कि मैंने ऑब्वियसली शॉर्ट में बोला है, देख ही रहे होंगे आप लोग कि मैं कितना भी शॉर्ट करूँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आ जा रहा है, क्योंकि हमें पता है फ़िलोसफी में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लगता है। कोई भी चीज़ आप समझाओगे तो समझाने के लिए 100 बातें ज़्यादा लगती है, तो वो जो चीज़ है, तो इसलिए हो सकता है कि कुछ एरिया शायद मैं कवर ना करूँ, या फिर कुछ एरिया कवर मतलब क्या, मान लो कि जैसे मैंने अभी सत चित आनंदों का कंसेप्ट क्यों लाई, क्योंकि यहाँ पे रियलिटी को सत बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, ब्रह्मा का थ्योरी मैंने अभी नहीं बोला, ठीक है। जो वर्ल्ड रियलिटी में वर्ल्ड जो है उसको मिथ्या बोला जा रहा है, माया का कंसेप्ट है, बहुत सारा कंसेप्ट है। कंसेप्ट देखने जाओ तो बहुत सारा है, पर मैं वो सब नहीं बता रही हूँ। मैं बस यही क्लियर कर रही हूँ कि मैं बस कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ बाय द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मैं एनालाइज करके जो चीज़ बता रही हूँ ना, उसमें आप लोगों को अगर दिक्कत फील हो रहा है, अगर आपको मानो कि वो पोर्शन लग रहा है कि थोड़ा सा डिटेल्स में होगा तो अच्छा होगा, तो आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगी। ये आप लोग देखो कि आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जो चीज़ मैं बता रही हूँ उस पर, क्योंकि मैं बहुत ऊपर एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ठीक है। तो अगर समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट करना, मैं बताऊँगी, ठीक है। ओके, अच्छा, तो ये क्या हमारा 52 वाला क्वेश्चन। देखो, अभी बस 2 ही क्वेश्चन हुए हमारे। ओके, थर्ड,
ये क्या है? अच्छा, ये थोड़ा सा ना आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन है, पर ये थोड़ा सा कनेक्टेड भी है। कहाँ से बताओ तो? ये कनेक्टेड है हमारा ऑब्वियसली ऋग्वेद से, ठीक है, ऋग्वेद से या फिर हमारा जो वेदांत है उससे भी थोड़ा सा कनेक्टेड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो, जो नाशादिया शुक्तो है, ठीक है, शुक्तो मंत्र ब्राह्मण, ठीक है, तो एक शुक्तो या फिर एक मतलब एक क्या बोल सकते हैं, एक बुक है, ठीक है, तो उस बुक का नाम है नाशादिया शुक्तो। दैट स्टेट्स दैट द एब्सोल्यूट रियलिटी which is at the back of the whole world is both Shat and Ashat. Second, Ashat but not Shat. Third, Shat but not Ashat. Fourth, neither Shat nor Ashat. देखो, अगर किसी बंदे ने या बंदी ने, जो भी हो, किसी ने अगर बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो उसको अगर ये चीज़ पता भी नहीं होती ना कि नाशादिया शुक्तो में ये चीज़ बोला गया है, स्टिल वो यहाँ पे पता है कौन सा वाला आंसर चूज़ करती या करता? ऑप्शन 4, नाइदर शॉट नॉर अशॉट, नाइदर रियल नॉर अनरियल किसी ने किया है ये सॉल्व, तो उनको ये चीज़ पता होगा नाइदर रियल नॉर अनरियल। अद्वैत वेदांतों में भी ये चीज़ बोला गया है कि हमारा जो रियलिटी है, एब्सोल्यूट रियलिटी इस वर्ल्ड का, वो ना ही सत मतलब रियल है, ना ही अनरियल है, नाइदर सत नॉर असत। ओके, तो दिस इज़ द आंसर। तो क्यों? क्योंकि ये जो हमारा नाशादिया शुक्तो है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो एक क्रिएशन है ना, ये वर्ल्ड का जो क्रिएशन है, ये क्रिएशन ना एक पैराडॉक्स है। बोला जा रहा है कि ये जो एक वर्ल्ड है ना, क्रिएशन है, ये क्रिएशन को ना थोड़ा सा पैराडॉक्स की तरह बनाया गया है, जहाँ पे कोई भी डुअलिटी, कोई भी डुअलिज़म नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि दो तरफा किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो हमारा टेक्स्ट है, इसके हिसाब से क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, ना ही वो सत है, सत मतलब रियल या फिर किसी का एग्जिस्ट होना, बीइंग, असत मतलब नॉन बीइंग। ओके, बीइंग एंड नॉन बीइंग, ये वाला कंसेप्ट हमारा पार्मेनाइडिस में भी आएगा, बीइंग एंड नॉन बीइंग। ओके, सो नाइदर सत नॉर असत। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा नाशादिया शुक्तो है, वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हमारा जो वर्ल्ड है, दैट वाज नाइदर नॉन एग्जिस्टेंस नॉर एग्जिस्टेंस देन। ओके, तो यहाँ पे यही हाईलाइट किया जा रहा है कि हमारा जो अल्टीमेट ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स है, दिस इज़ बियॉन्ड ह्यूमन कैटेगरीज ऑफ इज़ एंड इज़ नॉट, रियल और अनरियल, इस चीज़ से बहुत ही आगे है, इससे बियॉन्ड है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ का आंसर होगा 4। ओके, नाइदर शॉट नॉर अशॉट। ओके, नेक्स्ट वन इज दिस इज ओके, सो ये है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ ना थोड़ा सा चैलेंज शायद नहीं किया गया है, एनटीए का जो आंसर आया है उसमें ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, मैं पहले पढ़ लेती हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है, अरेंज द फॉलोइंग फिलोसोफर क्रोनोलॉजिकली हु बिलीव्ड और सब्सक्राइब्ड टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो क्रोनोलॉजिकली जो भी फिलोसोफर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की, जिसने बिलीव किया है एंड सब्सक्राइब किया है इस थ्योरी को, ठीक है। तो अब हम पहले ये जो सारे फिलोसोफर है, इनके जो ईयर है वो हम देखेंगे कि ये कब आए थे, ठीक है। उसके बाद हमें समझ में आएगा कि क्या गलत हुआ है, आंसर की क्या हो सकता था एंड आंसर की में क्या गलत है। थोड़ा सा ना चीज़ें ये होती है कि मान लो कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है पर किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया है, क्योंकि ऑब्वियसली हो सकता है कि कुछ लोग चैलेंज करने के लिए क्या होता है कि प्रॉपर आपको प्रूफ देना होगा। आप बोलोगे उठ के कि ये सवाल गलत है, एनटीए मान लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सबूत देना पड़ेगा कि हाँ ये सवाल गलत है, क्योंकि
वो भी ऑथेंटिक बुक से। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी जैसे नहीं होता हमारा आर्यन या फिर कोई भी नॉर्मल सा गाइड बुक वहाँ पे पढ़ा है वहाँ से आप दे दोगे वो मान लेंगे, ऐसा नहीं। आप चैलेंज करोगे तो आपको ऑथेंटिक बुक से देना होगा प्रूफ कि देखो इस बुक पे, ऑथेंटिक बुक में या फिर जो मेन टेक्स्ट है वहाँ पे ऐसा बोला गया है, तब जाके वो लोग ना कंसीडर करते हैं एंड उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देते। पर होता है जब ये पेपर निकलता है ना, आंसर निकलता है, तो इतने सारे सब्जेक्ट का इतने सारे अलग अलग निकल जाते हैं एक साथ, तो कभी कभार ना कुछ कुछ सवाल छूट जाते हैं। अच्छे से देखना, क्योंकि क्या होता है तब पैनिक होता है नंबर का, कितना नंबर आया है, कितना स्कोर आया है, तो हम मिस कर देते। बाद में जब हम एनालाइज करते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि ये सवाल तो गलत था, मतलब सवाल सही था, इसका आंसर जो दिया गया है एनटीए की तरफ से वो गलत है। ठीक है, क्यों गलत है वो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को अगर गलत बोल रहे हो तो आपके पास उसके अगेंस्ट या फिर उसके फॉर में अच्छा सबूत होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्यों गलत है। पहले इन लोगों का हम ईयर देख लेते कि ये लोग कब आए थे। ठीक है, कौन से टाइम पे, टाइमिंग क्या थी इन लोगों की। ओके, इनका टाइमिंग तो फर्स्ट क्या बोला गया है, स्कैलॉन। ठीक है, स्कैलॉन पहले लिख लेते हैं, कांट, फिर हॉब्स, फिर है रॉल्स, क्रोनोलॉजी वाइज हमें सिलेक्ट करना है, फिर है रूसो। ठीक है, तो हमने लॉक, हॉब्स, रूसो का नाम सुना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में ऑलरेडी। तो स्कैलॉन जो है वो एक अमेरिकन फ़िलोसोफर है। ठीक है, अमेरिकन फ़िलोसोफर है। उन्होंने एनालिटिक, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल फ़िलोसफी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की है। इज़ एन अमेरिकन फ़िलोसोफर। तो इसका टाइमिंग क्या है, 1940 से प्रेजेंट, मतलब ये अभी तक है। तो कौन से सेंचुरी के हुए, 21st सेंचुरी, ये याद रखना। ओके, कांट, कांट वी ऑल नो दैट ही वाज एन जर्मन फिलोसोफर। ओके, इनका टाइमिंग भी हमें पता होगा सबको, दैट इज़ 1724 to 804। एंड कौन सा सेंचुरी, 18th सेंचुरी। ठीक है, ओके। हॉब्स, हॉब्स एक इंग्लिश फिलोसोफर है एंड हमने हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ा है, हम पढ़ेंगे। ओके, इनका ईयर कौन सा है, मतलब इसका कौन सा सेंचुरी होगा, 16th सेंचुरी। ठीक है, ओके। रॉल्स, रॉल्स एक अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसोफर है। ओके, इनका ईयर कौन सा है, 1921 to 2002, मतलब 20th सेंचुरी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है रूसो। रूसो एक हमारा जेनेवियन फिलोसोफर है, जेनेवन फिलोसोफर है। इनका टाइमिंग है 1712 to 1778 विच इज़ अ 18th सेंचुरी। ठीक है, अब देखो क्रोनोलॉजी वाइज पूछा गया है। ठीक है, क्रोनोलॉजी वाइज पूछा गया है, तो जब क्रोनोलॉजी वाइज पूछा गया है तो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, सबसे पहले कौन सा आना चाहिए बताओ आप लोग। यूजुअली देख के क्या समझ में आ रहा है कि सबसे पहले कौन सा होना चाहिए, क्रोनोलॉजी वाइज। तो सबसे पहले यूजुअली तो होना चाहिए ईयर वाइज ये वाला ना, हॉब्स। देखो पहले 16th सेंचुरी, फिर 18, हम ईयर वाइज देखेंगे। ये आ रहा है 1588 to 1679, राइट। तो यूजुअली हमारा हॉब्स पहले होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा होना चाहिए, नेक्स्ट होना चाहिए रूसो। हमें पता है कि पहले तो हॉब्स बात करते हैं,
फिर लॉक बात करते हैं, फिर रूसो बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में। तो देखो ईयर वाइज ये पहले आए थे हॉब्स, उसके बाद रूसो आए हैं 1712 में, ठीक है। तो रूसो आना चाहिए यूजुअली सेकेंड पे। थर्ड पे कौन आना चाहिए? रूसो के बाद कौन आना चाहिए? दैट इज़ कांट 1724। देखो 12 पे ये आया है, 24 में कांट। अच्छा, उसके बाद आना चाहिए इसको, रॉल्स को। रॉल्स का है 1921 4। एंड उसके बाद आना चाहिए स्कैलन का, जो अभी तक है 21st सेंचुरी में, ठीक है। यूजुअली यही होना चाहिए, मतलब हमारा आइडियल आंसर ये होना चाहिए, दैट इज C E B D एंड A, राइट। पर NTA ने कौन सा आंसर दिया है करेक्ट? NTA ने देखो क्या किया है, उन्होंने दिया है ECBDA, मतलब उनके हिसाब से पहले कौन आ रहा है? उनके हिसाब से पहले आ रहा है हमारा रूसो, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारा हॉब्स, उसके बाद हमारा आ रहा है कांट, उसके बाद आ रहा है रॉल्स, उसके बाद आ रहा है स्कैलन, ठीक है। पर अगर हम ईयर वाइज देखें, हु बिलीव्ड एंड सब्सक्राइब टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, तो उस हिसाब से हमारा हॉब्स पहले आना चाहिए, ठीक है, ईयर वाइज भी एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वाइज भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला आंसर जो है ये करेक्ट है, ठीक है। जितना मैंने देखा है बुक में, जितना मैंने रिसर्च किया है, मेरे हिसाब से ये वाला करेक्ट है, क्योंकि आप लोगों को ईयर चीज़ें पता होनी चाहिए कि किसने कब बोली है ये चीज़, ठीक है। तो उस हिसाब से ही आप मानोगे। तो इनके हिसाब से तो इनका आंसर है, करेक्ट आंसर है आंसर 1। पर मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर ये होना चाहिए जिसका एक भी जगह पे ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन पूरा ही गलत है। देखो मैंने सी देख के सोचा था कि शायद ऑप्शन 4 में होगा। 4 में कैसा है देखो, CDBAE, ठीक है। पर हमें CE लास्ट में नहीं होना चाहिए, रूसो तो लास्ट में होना ही नहीं चाहिए। अगर हॉब्स से स्टार्ट हो रहा है तो हॉब्स के बाद रूसो आनी चाहिए, ठीक है। तो ईयर वाइज भी एंड हमारा जो क्रोनोलॉजी वाइज है उसके हिसाब से भी, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से यही होगा जो मैंने बताया, दैट इज पहले हॉब्स, फिर रूसो, देन कांट, देन रॉल्स, देन स्कैनॉन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, नाउ दिस इज 19 रूल्स, कंप्लीटली लॉजिक। ओके, देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, इतना आसान सवाल है ये। यहाँ पे बस रूल्स दिए गए हैं, रूल्स, और कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बस 19 रूल्स दिया गया है। 19 रूल्स मतलब एक तो उसमें होगा हमारा रूल ऑफ इन्फरेंस, जहाँ पे हमारे 9 रूल्स होते हैं, ओके। एंड है रूल ऑफ रिप्लेसमेंट, जो है हमारा 10 रूल्स, टोटल है 19 रूल्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 रूल्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट मैं दिखाती हूँ रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देखो रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डिस्ट। इक्विवेलेंट साइन है क्योंकि दोनों ही जगह पे ये चीज़ जा सकती है। अच्छा, एक चीज़ हमें याद रखनी होगी, जब भी हम रूल ऑफ रिप्लेसमेंट में आता है, ठीक है, रूल ऑफ रिप्लेसमेंट में आता है रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एसोसिएशन, एक्सपोर्टेशन, ट्रांसपोजिशन। जितने भी रूल यहाँ पे दिए गए हैं ये चारों रूल ही आता है रूल ऑफ रिप्लेसमेंट में, ओके। तो जब भी रूल ऑफ रिप्लेसमेंट हम यूज़ करते हैं तो हम हमेशा यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं एंड यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है। मान लो P वेल Q डॉट R से हम P वेल Q डॉट P वेल R में भी जा सकते हैं एंड P वेल Q डॉट P वेल R से हम P वेल Q डॉट R में भी आ सकते हैं, ओके। तो इसका 2 रूल है डिस्ट्रीब्यूशन का, एक है P वेल Q डॉट R,
इक्विवेलेंट P will Q डॉट P will R। दूसरा रूल है P डॉट Q will R इक्विवेलेंट मतलब इन दोनों का ही वैल्यू सेम ही है। देखो ये वाला जो रूल है यही दिया गया है क्वेश्चन में। देखो ये देखो P डॉट Q will P डॉट R। देखो P डॉट Q will R इक्विवेलेंट P डॉट Q will P डॉट R। तो हमें पता चल रहा है कि B के साथ 1 जाएगा। तो देखो यहाँ पे B के साथ 1 अगर एक जगह पे होता तो हमें श्योरली पता होता कि ऑप्शन 2 होता, पर यहाँ पे देखो ऑप्शन 2 में भी है, ऑप्शन 3 में भी है। ठीक है, अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन वाला तो हो गया, B के साथ हमारा 1 जा रहा है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया। अब दूसरा देखते हैं। अब देखो ये पहला वाला रूल कौन सा है, P डॉट Q इम्प्लाइज R, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R। ये है हमारा एक्सपोर्टेशन का रूल, एक्सपोर्टेशन का, कि P डॉट Q इम्प्लाइज R अगर है तो वहाँ से हम P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अ रूल ऑफ एक्सपोर्टेशन जिसको XP हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये है A के साथ 3, A के साथ हमारा जाएगा 3। ठीक है, मतलब A के साथ 3, B के साथ 1, कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन 3। देखो ये वाला कौन सा है, P इम्प्लाइज Q इक्विवेलेंट नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। ये कौन सा है, ये है हमारा ट्रांसपोजिशन का रूल, ट्रांसपोजिशन जिसको हम ट्रांस बोलते हैं। क्या है रूल, अगर मान लो P इम्प्लाइज Q है देन नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P हो सकता है। अगर नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P है वहाँ से P इम्प्लाइज Q भी हो सकता है। ओके, ठीक है, तो फिर हमारा जो ऑप्शन C है उसके साथ जाएगा ट्रांसपोजिशन। ओके, अच्छा नेक्स्ट है ये वाला, ये देखो एसोसिएशन। एसोसिएशन में एक चीज़ याद रखना हमेशा, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा था, दोनों अलग अलग हमारा कनेक्टिव है, एक में विल एक में डॉट, यहाँ पे भी एक में डॉट एक में विल। ठीक है, तो बाहर पे जो विल हो रहा है या फिर बाहर पे अगर डॉट हो रहा है तो वो इधर पे आके अंदर हो जा रहा है, एंड यहाँ पे अंदर पे जो कनेक्टिव था वो यहाँ पे आके बाहर हो जा रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होगा, एसोसिएशन, मतलब कुछ चीज़ों को हम एक साथ कर रहे हैं। तो एसोसिएशन का रूल कैसा होगा, एसोसिएशन का रूल बहुत आसान है एंड इसमें बस एक ही कनेक्टिव होता है, दैट इज़ विल। अगर मान लो P विल Q विल R है, ठीक है, तो उस पे हमारा P विल Q विल R होगा। अगर मान लो डॉट है P डॉट Q डॉट R, तो कैसा होगा, P डॉट Q डॉट R। तो फिर एसोसिएशन जो रूल है वो बस डॉट एंड विल के लिए ही होता है। तो फिर इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे हिसाब से A3, राइट। ये एक्सपोर्टेशन का रूल है, B1 दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन, C4 एंड D2, मतलब ऑप्शन 3। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट pragmatism which is in the unit of unit 6 recent western philosophy। ओके, सो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं pragmatism के बारे में, एंड आपको ये बताना होगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ओके, तो पहले हम पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ pragmatism। तो देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, ओके, तो यहाँ पे pragmatism के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमको बस देखना है कि क्या वो स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या नहीं। ठीक है, बस यही दिखना है हम। ओके, सो pragmatism के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। सो pragmatism क्या है, pragmatism is a 19th century American philosophical tradition
विच इज़ फाउंडेड बाय चार्ल्स सैंड्री पियर्स, विलियम जेम्स एंड जॉन डेवी। हमें पता है प्रैग्मेटिज्म, पोस्ट प्रैग्मेटिज्म हमारा सिलेबस में है रिसेंट वेस्टर्न फिलोसफी में। तो 1870 में इसके बारे में बात किया था पियर्स ने, विलियम जेम्स ने एंड डीवी ने। तो यहाँ पे ना कुछ थियोरीज है। जहाँ 3 टाइप ऑफ थियोरी है, ट्रूथ के 3 टाइप्स ऑफ थियोरी है, कोरिस्पोंडेंस थ्योरी, कोहेरेंट थ्योरी एंड प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, तो ये जो प्रैग्मेटिज्म या फिर प्रैग्मेटिक थ्योरी है, ये क्या है? ये एक ऐसा थ्योरी है जहाँ पे ना बोला जा रहा है दैट कोई भी चीज़ ट्रू तभी होगी जब वो चीज़ यूज़फुल होगी या फिर जब वो चीज़ काम पे आएगी। मतलब यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि इट इज़ डिफाइंड दैट ट्रूथ एज अ व्हाट वर्क्स फॉर एनीथिंग, ठीक है, और व्हाट इज़ यूज़फुल फॉर एनीथिंग। तो जो प्रैग्मेटिज्म है, यहाँ पे यही बोला जाता है जो भी चीज़ आपकी थ्योरी हो, आइडिया हो या बिलीव हो, कोई भी चीज़ अगर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, अगर उसका कोई प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उसका कोई भी अप्लाई आप कर सकते हो, तो वो चीज़ आपका एब्सोल्यूट ट्रू है। ये मैं थोड़ा सा समरी करके बता रही हूँ कि प्रैग्मेटिज्म में यही मेन चीज़ है कि जो भी चीज़ रियलिटी में आपका कोई भी बिलीव हो सकता है, कोई भी आइडिया हो सकता है, कोई भी थ्योरी आप मान सकते हो, तो वो जो थ्योरी उसका एक्चुअल रियल वर्ल्ड में उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए। ये टैग है एक चीज़। एक कोटेशन में एक वर्ड बोला जाता है, वर्ड वर्क्स, ठीक है, जो चीज़ यूज़ में आती है, जो चीज़ काम में आती है, तो वही एक्चुअली प्रैग्मेटिज्म है। तो यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट बोला जा रहा है हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, आइडियाज बिकम ट्रू just in so far as they help us to get into satisfactory relation with other parts of our experience। तो बोला जा रहा है कि हमारा जो आइडिया है वो ट्रू तभी होता है जब वो चीज़ हमारे हेल्प में आती है, हमारी किसी भी मदद करता है, कोई भी सिचुएशन में, कोई भी रिलेशन में हमारा मदद करता है हमारे एक्सपीरियंस को पाने के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ अ ट्रू वन। ये जो है ए वाला सेंटेंस या स्टेटमेंट, ये ट्रू है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि एक आइडिया तभी ट्रू होगा जब वो हेल्प करेगा रियल लाइफ में। ओके, रियल लाइफ में वो मदद करेगा या फिर रियल लाइफ में उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा। सेकेंड, बी में क्या बोला जा रहा है, दिस रिलेशनशिप ऑफ एक्सपीरियंस हैज़ टू बी लॉजिकली ड्रिवन टू अवॉइड एम्बिग्यूटी। देखो यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में बात नहीं की गई है, राइट। प्रैग्मेटिज्म में किसी भी लैंग्वेज के बारे में या फिर किसी भी एम्बिग्यूटी के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे बस यही बताया जा रहा है कि कोई भी काम आप कर रहे हो, कोई भी बिलीफ आप मान रहे हो, उसका प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसका एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ एब्सोल्यूट और फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे कोई भी कोई भी लॉजिकल ड्रिवन एम्बिग्यूटी अवॉइड करने के लिए ये चीज़ नहीं लाए गए हैं प्रैग्मेटिज्म का। तो ये सेकंड जो बी वाला स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ए वाला स्टेटमेंट ट्रू है, बी वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। सी में क्या बोला जा रहा है, अ बिलीफ कैन बी मेड ट्रू बाय द फैक्ट दैट होल्डिंग इट कंट्रीब्यूट्स टू आवर हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। देखो ये भी सही है। कोई भी बिलीव अगर मान लो आप कर रहे हो, मान लो कि आप बिलीव कर रहे हो, आई बिलीव दैट टुडे इज़ अ वेडनेसडे। तो अगर सच में आज वेडनेसडे है, सच में ये रियलिटी या फिर फैक्ट के साथ मैच होता है, तो ये चीज़ मान लो ट्रू होता है, राइट। अगर मान लो कि आप बिलीव कर रहे हो कि आपका JRF क्लियर हो जाएगा इस बार एग्ज़ाम में, अब आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, सच में आपका रियल जो फैक्ट है या फिर जो रियलिटी है उसके साथ आपने जो बिलीव किया था वो मैच हो गया, सच में आपका क्लियर हो गया JRF। तो वो चीज़
किस चीज़ पे कंट्रीब्यूट हो रहा है, आपके हैप्पीनेस में, आपके फुलफिलमेंट में, राइट। तो ऑप्शन सी जो है ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट ही है, तो फिर ऑप्शन ए एंड सी ट्रू है, ठीक है, ओके। ऑप्शन डी, इट मस्ट बी। देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी जब भी हम कोई भी सवाल सॉल्व करेंगे। देखो ये जो हमारा ऑप्शंस है ना, यहाँ पे बस 2 ही ऑप्शन होंगे, आइदर ए एंड बी, आइदर ए एंड सी, बी एंड डी एंड सी एंड ई। देखो पहले तो हमें पता चल ही गया है कि ए एंड सी हमारा ट्रू है, तो यूजुअली हमारा आंसर होगा बी, मतलब ए एंड सी ओनली, 2 आंसर होगा, 2 नंबर, ठीक है। पर फिर भी हम देख लेते हैं कि डी एंड ई ऑप्शन क्यों नहीं होगा। तो देखो डी में क्या बोला जा रहा है, दैट इट मस्ट बी इंश्योर दैट फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस आर नॉट रिलेटिव बट यूनिवर्सलाइजेबल। देखो यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म में कोई भी यूनिवर्सल कंसेप्ट के बारे में बात किया गया है कि जो हैप्पीनेस है या फिर फुलफिलमेंट है वो यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए उसका मेल की तरह, ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया है, राइट। ऐसा कुछ बात हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रैग्मेटिज्म का कॉन्टेक्स्ट है वहाँ पे ये ट्रूथ, वैल्यूज़, इनको ही प्रायोरिटाइज किया गया है रादर देन यूनिवर्सलाइजेशन और स्टैटिक पोजीशन, ओके। तो फिर ये जो डी स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है, ओके। नेक्स्ट ई में क्या बोला जा रहा है, ई में बोला जा रहा है that the ideal of universalability is what pragmatism strive for। तो जो यूनिवर्सल का आइडिया है या फिर वो जो आइडियल है वही प्रैग्मेटिज्म का मेन स्ट्राइव है, या फिर वही प्रैग्मेटिज्म एक्चुअल में मांग रहा है या फिर एक्चुअल में मांगता है, पर ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एंड सी, ठीक है। क्योंकि प्रैग्मेटिज्म कौन से चीज़ को क्रिटिकली फॉलो करता है, टिपिकली क्रिटिकल ऑफ द परस्यूट ऑफ यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। क्योंकि प्रैग्मेटिज्म में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है यूनिवर्सल के बारे में, ठीक है। यूनिवर्सल कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, तो ये भी हमारा फॉल्स है, ओके। नेक्स्ट, ओके अब देखो नेक्स्ट है जे.एस. मिल का कुछ एथिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट, ओके। सो अकॉर्डिंग टू जे.एस. मिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एथिकली एक्सेप्टेबल। एथिकली जे.एस. मिल का कौन सा थ्योरी है, जे.एस. मिल का थ्योरी है यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। तो उसके हिसाब से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो एथिकली एक्सेप्टेबल है। देखो यहाँ पे भी अगेन 2 ही स्टेटमेंट होंगे, ठीक है, आइदर सी और डी, बी और ई, ए और बी और डी और ई, ओके। तो क्या बोला जा रहा है, एथिक्स इज़ अ मैटर ऑफ डिवाइन रेगुलेशन। एथिक्स क्या कोई डिवाइन रेगुलेशन है, कोई भगवान का दिया हुआ कोई रेगुलेशन है, लाइक रीतो रीनो ऐसा कुछ है, नहीं, बिल्कुल ही नहीं, तो ये गलत है। ऑप्शन बी, एथिक्स इज़ ऑल अबाउट लुकिंग एट द बेनिफिट एंड बर्डन ऑफ अ डिसीजन ऑफ एक्शन। देखो एथिक्स क्या बस बेनिफिट है कि जो भी चीज़ करके आपका बेनिफिट हो रहा है आप वो वाला चीज़ करो, एंड दूसरों पे या फिर अपना जो एक्शन है उसका बर्डन किसे। देखो एथिक्स में क्या बोला जा रहा है, एथिक्स इज़ ऑल अबाउट लुकिंग एट द बेनिफिट एंड बर्डन ऑफ अ डिसीजन ऑन एक्शन। तो ये चीज़ बोला जा रहा है करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, आप किसी चीज़ का बेनिफिट देख रहे हो, ठीक है, एंड आप जो डिसीजन ले रहे हो जिस एक्शन के बिहाफ पे उसका बर्डन भी हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ अलाइन हो रहा है एक्चुअली जो जे.एस. मिल का थ्योरी है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो ये प्रिंसिपल से ये इवेल्युएट्स हो रहे हैं या फिर कनेक्ट हो रहे हैं, हम बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉरलिटी ऑफ एन एक्शन जो है या फिर किसी भी एक्शन का जो मॉरलिटी है वो एक्चुअली किस चीज़ पे बेस्ड है, उसका जो कंसिक्वेंसेस है उस पे। कंसिक्वेंसेस मतलब कि कौन सा प्लेजर आपने मैक्सिमाइज़ किया है, कौन सा प्लेजर आपने चूज़ किया है, वही आपका बेनिफिट है। एंड बर्डन क्या है कि आप यूटिलिटेरियनिज्म में क्या है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आप
प्लेजर को या फिर जो हैप्पीनेस है उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो हैप्पीनेस है वो पहुंच पाए। तो ये जो इसका मतलब क्या है, हैप्पीनेस क्यों पहुंचानी है, क्योंकि पेन रिमूव करनी है, राइट। तो फिर जो हमारा मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्लेजर है दैट इज़ आवर बेनिफिट, एंड जो मिनिमाइजिंग ऑफ पेन है दैट इज़ आवर बर्डन। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। ओके, नाउ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या बोला जा रहा है, एथिक्स इज़ अ मैटर ऑफ सब्जेक्टिव एंड कल्चरल एक्सप्लेनेशन। अच्छा देखो, ये जो चीज़ बोला जा रहा है ये भी रॉन्ग है, बिकॉज मील बिलीव्स इन ऑब्जेक्टिव मॉरल स्टैंडर्ड, ठीक है, नॉट सब्जेक्टिव मॉरल स्टैंडर्ड, एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। जो मील का प्रिंसिपल है यूटिलिटी या फिर यूटिलिटरियनिज्म, उस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होके उन्होंने ऑब्जेक्टिव मॉरल स्टैंडर्ड के बारे में बात किया है, rather than subjective relativism. Okay, next option D, ethics is only a matter of religious justification। देखो, ना ही तो ये एक भगवान का कोई रेगुलेशन है, भगवान कोई चीज़ रेगुलेट कर रहा है, ना ही ये कोई रिलीजियन एस्पेक्ट से कोई जस्टिफिकेशन है, बिल्कुल ही नहीं। तो ए एंड डी तो कम्प्लीटली रॉन्ग ही है, ठीक है। अब है ऑप्शन ई, एथिकल स्टेटमेंट शुड नॉट डिस्काउंट पर्सनल प्रेफरेंस। एथिकल जो स्टेटमेंट है वो हमारा जो पर्सनल प्रेफरेंस है उसको डिस्काउंट नहीं करना चाहिए एथिकल स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ई, ठीक है। तो फिर हमारा ऑप्शन ए, डी, देन सी, तीनों ही हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन ई में क्या बोला जा रहा है, दैट एथिकल स्टेटमेंट शुड नॉट डिस्काउंट पर्सनल प्रेफरेंस। ओके, तो दिस इज़ एक्चुअली करेक्ट, क्योंकि मील का जो वर्जन है ना यूटिलिटरियनिज्म के, वो एक्चुअली रिस्पेक्ट करता है हर एक इंडिविजुअल को, उसकी लिबर्टी को, उसका जो आइडिया है, खुद के इंडिविजुअल्स आइडिया है, उसका क्या डिसीजन है, उसका जो राइट है, वो सारी चीज़ों पे जो है यूटिलिटरियनिज्म रिस्पेक्ट करता है ना, उसी चीज़ को अच्छे से कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन ई जो है वो भी करेक्ट है। तो फिर यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एंड ई ओनली, मतलब 2 नंबर का आंसर जो है वो करेक्ट होगा। कोड है 2, बी एंड ई ओनली। ओके, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज in enrose by communitarianism and multiculturalism। तो कम्युनिटरिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म जो है ये यूनिट 8 में आता है। तो कम्युनिटरिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म, तो ये जो 2 कंसेप्ट है ना, तो ये 2 कंसेप्ट जो है दोनों अलग चीज़ पे फोकस करता है। जो कम्युनिटरियनिज्म है ये फोकस करता है कॉमन गुड पे, ठीक है, कॉमन गुड, सारे लोगों का जो है कॉमन गुड उसके ऊपर। एंड मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो हर एक जो इंसान है उसका जो कल्चरल आइडेंटिटी है, उसका जो खुद का आइडेंटिटी है उसके ऊपर फोकस करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, फ्रीडम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। मल्टीकल्चरलिज्म मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है दैट इक्वालिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी। ओके, सो कॉमन गुड एंड कल्चरल आइडेंटिटी, राइट्स एंड लिबर्टी। तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। वाई? बिकॉज कम्युनिटेरियनिज्म जो है ना वो एक्चुअली फोकस करता है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, मैंने बोला जैसे कॉमन गुड किसका, कम्युनिटी के ऊपर फोकस करता है ओवर द इंडिविजुअल। ठीक है, तो इट एम्फसाइज ऑन द कॉमन गुड सजेस्टिंग दैट इंडिविजुअल राइट should be balanced against the needs and shared value of the social collective। तो फिर ये कॉमन गुड जो इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअल्स के जो राइट है उसके ऊपर जो कॉमन गुड है, ठीक है, किसी कम्युनिटी का, उस पे हाईलाइट करते हैं या फिर उस पे फोकस करते हैं। ठीक है, एंड दूसरी तरफ मल्टीकल्चरलिज्म क्या है, मल्टीकल्चरलिज्म इज़ कंसर्न विथ हाउ डिफरेंट कल्चरल ग्रुप
को एग्जिस्ट विद इन द सोसाइटी। कितने जो इतने सारे डिफरेंट कल्चरल ग्रुप है, वो सारे जो एक साथ सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों पे कंसर्न है मल्टीकल्चरलिज्म। ठीक है। इट एडवोकेट्स फॉर द recognition and protection of cultural identity and ensuring that minority groups can maintain their distinct tradition and heritage within a large political framework। तो ये जो दो आइडियोलॉजी है, ये एक्चुअली एक कम्युनिटी का कॉमन गुड या फिर कोहेंशन या फिर जो ग्रुप डिफरेंसेस है, ठीक है, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस दिया है दोनों ने ही, रादर देन इंडिविजुअल लिबर्टीज़ पे। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कॉमन गुड एंड कल्चरल आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है ये बहुत बार आया है एंड ये थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चंस है। ओके, सो क्या बोला जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग्स आर पार्ट ऑफ द 7 पिलर स्टेट कैप्ट अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। तो कौटिल्य का जो 7 ऑर्गन थ्योरी या फिर सप्तंग न्याय है, वहाँ पे जो 7 पिलर के बारे में बात किया गया था, दैट विच अमंग द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द 7 पिलर स्टेट कैप्ट अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। तो यहाँ पे से कौन से जो चीज़ है, कौन से पार्ट है, वो जो कौटिल्य का सप्तंग न्याय है या फिर सप्तंग जो थ्योरी है, 7 ऑर्गन थ्योरी, उसके अंदर आता है। तो सप्तंग जो थ्योरी है तो उस पे क्या क्या आता है, जनपद तो ऑब्वियसली इंक्लूड होगा, अमत्ता भी इंक्लूड होगा, पर शोत्रु नहीं होगा क्योंकि शोत्रु नहीं है हमारे पास। ठीक है, एली है जो है मित्रो, दैट इज़ डी, वो है। शेना, क्या शेना है हमारे पास? हाँ, शेना भी है, जो हमारा बोलो है, राइट। बोलो जो है हमारा, मतलब जो हमारा 6 नंबर है, दैट इज शेना। तो फिर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बी डी ई, मतलब 3 नंबर इज आवर करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जो कौटिल्य का सप्तंग थ्योरी है, वहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नंबर 1 पे क्या है, नंबर 1 पे है स्वामी या फिर जो किंग है वो, सेकंड में है अमात्या या फिर जो मिनिस्टर है वो, थर्ड पे है जनपद या फिर जो टेरिटोरी है, प्लेस है वो, फोर्थ में है दुर्गो या फिर जो फोर्ट है वो, फिफ्थ में है कौशा या फिर जो ट्रेजरी है वो, सिक्स्थ पे है दंडबाला और द आर्मी जो एक्चुअली सेना है, ठीक है, वो, एंड 7 में है मित्रो या फिर एलिस या फिर जो हम नहीं बोलते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वो वाला चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें 7 पिलर स्टेट कैप में बताया गया है, पर वहाँ पे शत्रु के बारे में नहीं बताया गया है, शत्रु का वहाँ पे इंक्लूड नहीं है, ठीक है, मेंशन नहीं है। तो फिर ये चारों होंगे, ए बी डी एंड ई इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा यूनिट 10, एक्टिव एंड पैसिव यूथनेशिया के बारे में बात किया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव euthanasia on ethical ground depends merely in interpretation. This is assertion. Reason क्या बोला जा रहा है, the difference between active and passive euthanasia depends on a superficial differences between action and inaction. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक्टिव एंड जो हमारा पैसिव यूथनेशिया है उसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो जो एक्टिव यूजुअली यूथनेशिया है वो एक्चुअली इन्वॉल्व होता है इंटेंशनली कॉजिंग अ पेशेंट डेथ थ्रू अ डायरेक्ट एक्ट। जैसे कि मान लो कि एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है, यूथनेशिया क्या है, यूथनेशिया एक्चुअली इज़ अ इंटेंशनल पेनलेस एंड बोल सकते हैं हम, जिसमें क्या होता है, कोई एक पर्सन जो बहुत साल से मान लो कोमा में है या फिर बिल्कुल कोई भी सपोर्ट सिस्टम के बिना वो नहीं रह पाएंगे, या फिर लाइफ जो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता जिसके बिहाफ पे बहुत सारे लोग ज़िंदा रहते हैं, तो उसके बिना वो नहीं रह सकते। तो ऐसे जो पर्सन है तो उनके लिए वो जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है
तो अगर मान लो कि किसी के घर वालों को ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों से, मान लो किसी का, जैसे रिसेंटली एक लड़के के साथ ऐसा हुआ था, उनकी जो माँ बाप है उन्होंने बहुत साल से, उनका बेटा किसी एक्सीडेंट की वजह से शायद वो ऐसे कोमा में थे एंड उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम चल रहा था बहुत सालों से, तो उनके मम्मी पापा ने वो सिस्टम वॉलंटियरी बंद कर दिया, क्योंकि उनका सोल जो है उसको वो मुक्ति देना चाहते थे। तो यूथेनेशिया एक्चुअली ऐसा ही है कि ये एक ना पेनलेस टर्मिनेशन है किसी भी पर्सन की लाइफ का जो बहुत सालों से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक तो एक्टिव होता है, ठीक है, खुद से होता है। मान लो आप खुद से चाहते हो कि ये हो, आप खुद से नहीं बोलते, खुद से चाहना खुद की मौत, वो दैट इज़ एक्टिव यूथेनेशिया। एंड पैसिव है जो मान लो कि दूसरे तरीके से आ रहा है, ठीक है, दूसरे तरीके से। एक्टिव जो है आप खुद से डायरेक्टली आप बोल रहे हो कि इंजेक्शन दे दो मुझे मर जाना है। पर जो पैसिव यूथेनेशिया है वो विथड्रॉ या फिर विथ होल्डिंग हो रहा है, ट्रीटमेंट के साथ साथ आपका नेचुरल डेथ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्टिव यूथेनेशिया है एंड पैसिव यूथेनेशिया है, तो इसके जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव यूथेनेशिया ऑन एथिकल ग्राउंड डिपेंड्स मेयरली इन इंटरप्रिटेशन। तो ये चीज़ बोला जा रहा है कि ये जो एक्टिव एंड पैसिव यूथेनेशिया है इसका जो डिफरेंस है ये एक्चुअली डिपेंड होता है इनकी जो एथिकल ग्राउंड है, ये डिपेंड होता है बस एक इंटरप्रिटेशन पे। पर ये एक्चुअली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना पहला वाला, ये जनरली कंसिडरिंग मेडिकल एथिक्स एंड लॉ, ये चीज़ एक्चुअली मेडिकल एथिक्स एंड लॉ को कंसिडर कर रहे हैं। ये हमारा जो यूथेनेशिया का है एक्टिव एंड पैसिव, उसको कंसिडर नहीं कर रहा है असर्शन। क्योंकि मोस्ट एथिकल फ्रेमवर्क्स एंड लीगल सिस्टम ड्रॉ अ शार्प सब्सटेंटिव डिस्टिंक्शन बिटवीन किलिंग जो है किसी को मार देना, ठीक है, दैट इज़ एक्टिव, आप वॉलेंटियरी किसी को मार रहे हो, एंड किसी को मरने देना, लेटिंग डाई, दैट इज़ पैसिव। सो रैदर देन वीविंग इट एज अ मैटर ऑफ मेयर एंड इंटरप्रिटेशन, तो ये बिल्कुल ही एक इंटरप्रिटेशन नहीं है, दिस इज़ अबाउट अ ट्रेडिशन ऑफ मेडिकल एथिक्स। तो ये एक्चुअली मेडिकल एथिक्स या फिर लॉ का बात है कि आप किसी को सस्टेन कर रहे हो, आप किसी को देख रहे हो कि बहुत टाइम से वो सफ़र कर रहा है, तो आप उसको खुद से या फिर उसका जो गार्जियन है वो लोग वॉलंटियरी खुद से बोल रहे हैं कि आप इनको मुक्ति दे दो, दैट इज़ एक्टिव यूथेनेशिया। एंड पैसिव में क्या हो रहा है कि वो चीज़ को लेट इन डाई, कि धीरे धीरे जब इसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम से खुद से ही मौत हो जाएगी तभी बस उसका मौत होगा। खुद से डॉक्टर या फिर पेशेंट कोई भी उस चीज़ को खुद से उनको नहीं मार रहे हैं, ठीक है। जब तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम चलेगा तब तक वो इंसान भी रहेगा उसके ऊपर डिपेंडेंट, ओके। सो जो हमारा असर्शन है दिस इज़ रॉन्ग, ओके, दिस इज़ इनकरेक्ट। एंड नाउ रीज़न देखो, असर्शन इनकरेक्ट कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन 4। तो ऑलरेडी हमें पता है हमारा ऑप्शन 4 ही आंसर होगा, पर फिर भी हम देख लेते हैं रीज़न क्या बोला जा रहा है। द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव यूथेनेशिया डिपेंड्स ऑन अ सुपरफिशियल डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड इनएक्शन। तो ये करेक्ट है, क्योंकि ये जो एक एक्टिव एंड पैसिव यूथेनेशिया जो है ये एक्चुअली एक्शन एंड इनएक्शन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है इनके बीच में जो डिफरेंस है उनके ऊपर? क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ बताई जा रही है कि ये जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन एक्टिंग एंड फेलिंग टू एक्ट इज़ नॉट इन इटसेल्फ अ morally significant. In this context, this is a specific academic question. This is often presented as a correct philosophical argument against the traditional view. कि यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये जो चीज़ है ना, डिफरेंसेस बिटवीन एक्शन एंड इनएक्शन, ये चीज़ एक्चुअली किसी चीज़ को आप एक्ट कर रहे हो मतलब कर रहे हो, एंड किसी चीज़ को आप एक्ट
कर नहीं पा रहे हो, इन दोनों के बीच में एक मॉरली सिग्निफिकेंस है। एंड इस कंटेक्स्ट में ये जो चीज़ है ये एक्चुअली एक एकेडमिक क्वेश्चन है कि कैसे हम करेक्टली ऐसे जो सिचुएशन है ये सारी सिचुएशन को हम हमारा जो ट्रेडिशनल व्यू है उसके अगेंस्ट पे यूज़ कर पाएंगे। तो इसलिए आर जो है रीज़न ये तो करेक्ट है, पर जो असर्शन है वो गलत है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आज हमने 10 क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ हमने पढ़ा, देखा। इसमें देखो बहुत सारे यूनिट आया है, यूनिट 1, 6, 7, 5, 10, ठीक है, बहुत सारे यूनिट आ गया। तो आज हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी बाकी जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बोल रही हूँ कि इसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी होगा वीडियो, क्योंकि मैं एकदम डिटेल में समझा रही हूँ। शेड्यूल जो हमारा क्लास है वो तो होगा ही, जो है वेडनेसडे को एंड फ्राइडे को वो मैं अपलोड करूँगी। एंड थोड़ा सा पढ़ाई एंड और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से हेडोनिज्म का वीडियो मैं अभी तक अपलोड नहीं कर पाई हूँ। मैं कोशिश करती हूँ जितना जल्दी हो सके मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप बेझिझक कमेंट करना और मुझे बताना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।